व्यूअर्स, अक्सर हमारी डेली रूटीन वर्क में कभी कभी अचानक काम करते करते हमारी फिंगर पर कट लग जाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब जहाँ पर कट लगता है वहाँ से ब्लड कुछ देर के लिए निकलता है और फिर वो जम जाता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों? आज इसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इजी लैंग्वेज में समझें तो जहाँ पर कट लगता है या चोट लगती है वहाँ पर ब्लड ऑटोमेटिकली एक सील क्रिएट करता है और इस कट को बंद कर देता है ताकि ज़्यादा खून ना निकले और ब्लड निकलना बंद हो जाए। इस मैकेनिज्म को कहते हैं ब्लड कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग हेमोस्टेसिस। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नॉर्मली जो ब्लड है वो लिक्विड स्टेट में होता है, पर ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, जेल लाइक, उस जगह पर जहाँ चोट लगती है, ताकि वो जम जाए और ब्लड का बहना बंद हो जाए। फर्स्ट स्टेज इज वेस्कुलर स्पैज्म। जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल बनी होती है फ्रॉम स्मूथ मसल सेल्स। तो जैसे ही चोट लगती है जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और उनके सिकुड़ने से जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ताकि जहाँ चोट लगी है वहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो सके। मतलब जो ज़्यादा ब्लड है वो डैमेज्ड एरिया से बाहर ना जा सके। सेकेंड इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में की वॉल में वो भी डैमेज हो जाता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर्स। तो जब कनेक्टिव टिश्यू डैमेज होता है तो ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं जो ब्लड वेसल की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं वो बाहर दिखने लगते हैं, और जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ब्लड वेसल्स में उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सेल फ्रेगमेंट्स होती हैं। जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ इमीडिएटली वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं प्लेटलेट्स और कोलेजन फाइबर्स के साथ बाइंड कर लेती हैं, चिपक जाती हैं, और एक टेम्परेरी प्लग बन जाता है और जो ब्लड है वो डैमेज्ड एरिया से फ्लो करना रुक जाता है। एंड थर्ड इज फाइब्रिन फॉर्मेशन। आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमारी नी पर, घुटने पर चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का पैच बन जाता है। इसे ही कहते हैं क्लॉट। अब देखते हैं कि ये क्लॉट बनता कैसे है। ये जो क्लॉट है ये एक जाली जैसा होता है जो फाइब्रिन थ्रेड्स से बनता है। तो इस जाली को बनने के लिए चाहिए फाइब्रिन थ्रेड्स। अब ये फाइब्रिन थ्रेड्स कैसे बनते हैं, लेट्स सी। जैसे ही प्लेटलेट्स कोलेजन के साथ बाइंड करती हैं तो वो एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लाज्मा में कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ये कैल्शियम आयंस थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। प्लाज्मा में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है इन इनएक्टिव फॉर्म जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस होती है इन लिवर। अब जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है ये इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देती है इनटू एक्टिव फॉर्म जिसे कहते हैं थ्रोम्बिन। अब प्लाज्मा में एक और इनएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं फिब्रिनोजन। अब थ्रोम्बिन एंजाइम इस इनएक्टिव फिब्रिनोजन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देती है इनटू फेब्रिन। फिर जो फेब्रिन है वो इट अंडरगोज रैपिड पॉलीमराइजेशन ताकि उसके लंबे लंबे थ्रेड्स बन जाएं। फिर ये फाइब्रिन थ्रेड्स जो हैं ये इंजर्ड एरिया पर एक जाल बना लेते हैं जिसमें कि डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब उस जाल में फंस जाते हैं और एक सॉलिड क्लॉट बन जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का। तो इस तरह से क्लॉट फॉर्मेशन होती है। एक बार क्लॉट बन गया फिर उसका रिमूव होना भी ज़रूरी होता है। तो कुछ दिनों बाद जो क्लॉट के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं जिससे फाइब्रिन थ्रेड्स जो हैं वो भी खींचते हैं और जो क्लॉट का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, क्लॉट छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जब इंजर्ड एरिया पर जहाँ पे टिश्यू डैमेज हुए थे वहाँ नए बन जाते हैं, तब ऊपर का जो ये क्लॉट है वो ख़त्म हो जाता है और रिमूव हो जाता है ताकि उस जगह पर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें फिर से नॉर्मल ब्लड फ्लो हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।